तो कल हम लोग ने पढ़े थे फंक्शनल, डिविजनल और सिंपल, सिंपल, फंक्शनल एंड डिविजनल। अब हम पढ़ेंगे मल्टी डिविजनल। अब डिविजनल में हमने क्या पढ़े थे? डिवीजन आप बना सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ 4 कैटेगरीज, 4 और 5 कैटेगरीज। क्या था? वन वाज जियोग्राफिकल बेसिस, किसके बेसिस पे आप डिवीजन बना सकते थे? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। ज्योग्राफिकल एरिया, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्रोसेस और कस्टमर ग्रुप्स, ये 4 बेसिस है जिसके बेसिस पे आप अलग अलग डिवीजन बना सकते थे। तो फिर डिवीजन वाले स्ट्रक्चर में क्या हो रहा था कि मोस्टली यू आर वर्किंग इन द सेम इंडस्ट्री। आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, उस इंडस्ट्री में आपके पास ऑप्शन है कि आप प्रोडक्ट के बेसिस पे डिवीजन बनाओ, मतलब एक ही इंडस्ट्री के सिमिलर प्रोडक्ट्स। अगर आप आईटी में हो तो आप आईटी में ही हो, ठीक है। या अगर आप ये होटल बिजनेस में तो आप ज्योग्राफिकल के या कस्टमर ग्रुप के बेसिस पे करो, तो वो सेम इंडस्ट्री की बात कर रहा था, ठीक है। अब आप उससे भी आउटग्रो हो चुके। अब फंक्शनल वाला जो स्ट्रक्चर था उससे आउटग्रो हुए थे, तब अब डिविजनल में आए। डिवीजन में क्या हो रहा था कि हम सेम इंडस्ट्री में हमारा मल्टीपल प्रोडक्ट्स है या मल्टीपल ज्योग्राफिकल एरियाज है या मल्टीपल कस्टमर ग्रुप्स है इन द सेम इंडस्ट्री। अब ऐसा हो रहा है कि यू आर नाउ ग्रोइंग फास्टर, ठीक है। अब आपके पास इंडस्ट्री भी मल्टीपल है, मतलब अब आप कॉन्ग्लोमरेट बन रहे हो, ठीक है। तो इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है, और अगर हम डिविजनल स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो आप अलग अलग डिवीजन बनाओगे। अलग अलग डिवीजन वुड बी फॉर अलग अलग बिजनेसेस, ठीक है। हम अभी वही वाले स्ट्रक्चर पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन डिविजनल लेवल एंड देन फंक्शनल लेवल, कॉर्पोरेट लेवल, डिविजनल लेवल और फंक्शनल लेवल, ठीक है। तो हम डिवीजन किस बेसिस पे बनाते हैं ये हम लोगों ने पिछले डिविजनल लेवल पे स्टडी किया था, बट दैट वाज मोर अबाउट कि जब आप सेम इंडस्ट्री में, ठीक है। अब आप अलग अलग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आप कॉन्ग्लोमरेट हो, आपकी जो बिजनेसेस है वो अलग अलग डिफरेंट एरियाज में है, ठीक है। तो अब आप डिवीजन जो बना रहे हो, मैंने अलग अलग बिजनेस के डिवीजन बना लिए, ठीक है। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो भी कॉन्ग्लोमरेट है, या ईज के लिए आप समझो आदित्य बिरला ग्रुप, टेक्सटाइल का एक ग्रुप है, इंश्योरेंस का एक ग्रुप है और सीमेंट का एक ग्रुप है, ठीक है। वो डिवीजन तो मैंने बना ली। अब पुराने वाले जो डिवीजन स्ट्रक्चर था, जो इसके पहले हमने पढ़े, उसमें क्या होता था कि जो हेड ऑफ डिवीजन है वो रिस्पॉन्सिबल होता था तो मेक स्ट्रेटजीज फॉर दैट पर्टिकुलर डिवीजन, जो अभी तक हमने डिवीजन पढ़ा। अब यहाँ तो डिवीजन में अलग अलग बिजनेसेस हो गए ना। अब हर एक बिजनेस का जो हेड होगा, मतलब हर डिवीजन का जो हेड होगा, वो इफ ही मेक्स स्ट्रेटजीज कंप्लीटली फॉर दैट पर्टिकुलर डिवीजन, तो कॉर्पोरेट लेवल का जो है कंट्रोल काफी कम हो जाएगा। कॉर्पोरेट लेवल का कंट्रोल काफी कम हो जाएगा। क्यों? अब वैसे भी सोचो, अभी तक जो था कॉर्पोरेट लेवल सेम इंडस्ट्री में थे अब, ठीक है। तो ये कॉर्पोरेट लेवल था, आपके पास डिवीजन अलग अलग थे, प्रोडक्ट वाइज हो या ज्योग्राफिकल एरिया वाइज हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम चलो मान के चलते प्रोडक्ट वाइज था, सिंपल हम ले लेते, एक आईपैड है, एक आईफोन है, ठीक है, एक वेयरेबल्स है, ठीक है। तो हर जगह पे एक हेड होता था, एक डिवीजन हेड, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग स्ट्रेटजीज फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन कॉर्पोरेट वाइज स्ट्रेटजीज जो है ये तो कॉर्पोरेट लेवल ही बनाता था। एंड बिकॉज यू आर इन द सेम इंडस्ट्री, यू कैन ऑलवेज मेक स्ट्रेटजीज विच आर एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ देम। आप सेम इंडस्ट्री में हो, कॉर्पोरेट लेवल एक डायरेक्शन दे सकता है कि आपको इतना, वी वांट आवर आईपैड टू बी द हीरो प्रोडक्ट, या वी वांट दिस टू बी स्प्रेड इन दिस ज्योग्राफिकल एरिया, जो भी है आप एक स्ट्रेटजी बना के पूरे की पूरे ऐसे स्ट्रेटजीज बना सकते हैं जो कॉर्पोरेट वाइड एप्लीकेबल है और जो हर किसी को बहुत इजीली एप्लीकेबल हो सकती है, ठीक है। लेकिन अब हम एक ऐसी सिचुएशन में आ रहे हैं जब हमारा ये वाला जो डिवीजन है, ये डिवीजन टेक्सटाइल का है, ये डिवीजन आईटी का है, ये डिवीजन सीमेंट का है। तो अब कॉर्पोरेट लेवल हर एक के लिए उतनी डिटेल स्ट्रेटजी बना सकती है कि जो हर किसी को एप्लीकेबल हो जाए, बिकॉज आपकी इंडस्ट्री अलग है। तो पहले अगर आप सेम इंडस्ट्री में, तो कॉर्पोरेट लेवल का कंट्रोल हर एक चीज पे ज्यादा रहता है, बिकॉज आप उसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। अगर आप अलग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपका डिवीजन जो है अपने आप में एक सेपरेट बिजनेस है, तो कॉर्पोरेट लेवल हमेशा एक कॉर्पोरेट वाइज स्ट्रेटेजी बनाएगा जो पूरे कॉर्पोरेट को एप्लीकेबल हो, बट बिजनेस वाइज स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपने यहाँ पे ऑलरेडी हेड्स रखे हैं, बिजनेस हेड जो यहाँ की स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, ठीक है। तो कॉर्पोरेट लेवल का कंट्रोल इन चीजों पे अपने बिजनेस पे थोड़ा सा कम हो जाएगा, बिकॉज ये लोग अपनी स्ट्रेटेजी खुद बना ले रहे हैं, हम तो वही स्ट्रेटेजी बना रहे हैं जो सबको एप्लीकेबल हो। और इस केस में क्योंकि हमारे बिजनेस अलग है, तो ऐसी पॉलिसीज कम होगी जो पूरे बिजनेस को सेम एप्लीकेबल होगी। कॉर्पोरेट लेवल तो बनाएंगे वैसी स्ट्रेटेजीज, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन की एंटिटी उनके ब्रांड नेम से होती है, तो वैसी तो बनेगी जो ब्रांड नेम के लिए इंपॉर्टेंट हो, बट हर बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट हो ऐसी हम बना पाए और हर बिजनेस को उतना अच्छे से कंट्रोल कर पाए, जरूरी है क्या? नहीं है। सो देयर कम्स व्हाट? मल्टी डिविजनल। मल्टी डिविजनल में क्या होता है, डिवीजन ऐसे ही बनते हैं,
जैसे बने, ये हर इंडस्ट्री, हर बिजनेस वाइज एक डिवीजन बनेगा, जो आपका सेपरेट बिजनेस है वो एक डिवीजन बनेगा। बट इन दैट केस कॉर्पोरेट क्या करता है, ये जो कॉर्पोरेट लेवल होता है ये स्ट्रेटेजिक, मेनली स्ट्रेटेजिक एंड फाइनेंशियल कंट्रोल को अपने हाथ में रखता है। मतलब कि यहां पे जो बिजनेस लेवल का मैनेजर है, जो बिजनेस हेड है, जो यहां पे काम कर रहा है, वो उस बिजनेस का पूरा मैनेजमेंट देखेगा, वो भी स्ट्रेटेजीज बनाएगा, बट कॉर्पोरेट रोल का मेजर कंट्रीब्यूशन रहेगा इन स्ट्रेटेजिक एंड फाइनेंशियल डिसीजन की। मतलब कि या तो उसकी स्ट्रेटेजीज कॉर्पोरेट लेवल से बन के आएगी, और या फिर वो जो हेड है, जो डिविजनल हेड है, वो अगर स्ट्रेटेजीज बना रहा है दैट हैज टू गेट अप्रूव्ड, या उसमें कॉर्पोरेट लेवल का इन्वॉल्वमेंट काफी हाई रहेगा। इसको बोलते हैं मल्टी डिविजन, को एम फॉर्म भी बोलते हैं। मुझे तो लगता है इसका मल्टी डिविजन नाम नहीं होना चाहिए, तो कुछ और नाम होना चाहिए। तो डिवीजन इसमें ज्यादा बनते हैं बिकॉज आपके बिजनेस अलग अलग है, तो अलग बिजनेस के, हर एक बिजनेस के लिए एक डिवीजन बनता है, और हर एक बिजनेस में डिवीजन लेवल मैनेजर भी होता है। बट कॉर्पोरेट लेवल जो है अपना कंट्रोल मेंटेन और एस्टेब्लिश करने के लिए जो स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल पार्ट है वो कॉर्पोरेट लेवल के हाथ में होता है, बाकी पूरा बिजनेस का मैनेजमेंट जो है वो डिवीजन लेवल पे ही होता है। सो दिस इज द डिफरेंस। जो डिवीजन लेवल हमने इसके पहले पढ़े, उसमें कॉर्पोरेट का कंट्रोल बाय डिफॉल्ट ज्यादा हो सकता है बिकॉज आप सेम इंडस्ट्री में ही हो। अब यहाँ इंडस्ट्री अलग है, तो कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए कॉर्पोरेट लेवल फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल्स को अपने पास रखता है, और बाकी कंट्रोल्स को डिवीजन के हाथ में देता है। समझा? थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ते हैं, ज्यादा समझेगा। मल्टी डिविजन स्ट्रक्चर, मल्टी डिविजन एम फॉर्म स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ ऑपरेटिंग डिविजन्स where each division represents a separate business. Each division is a separate business to which the top corporate officer delegates responsibility for day-to-day operations and business unit strategy to division managers. अब ये जो separate business division है, मतलब separate division है जो हर एक separate business को represent कर रहा है, उसको corporate level ने responsibility दी हुई है for day-to-day operations and business level strategies. डे टू डे ऑपरेशंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिविजनल मैनेजर के पास रहेगी, एंड बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी किसके पास रहेगी? बिजनेस लेवल, मतलब जो डिविजनल मैनेजर है उसके पास। बाय सच डेलीगेशन कॉर्पोरेट ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। ये तो डेलीगेट आपने कर दिया। अब कॉर्पोरेट ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कॉर्पोरेट ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, ये तो उनका बाय डिफॉल्ट जॉब है ही कॉर्पोरेट ऑफिस का, and manages division through strategic and financial control। तो यहां पे जो कॉर्पोरेट लेवल है उनका काम हो जाता है कि ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी बनाना और इंप्लीमेंट करना, वो तो बाय डिफॉल्ट कॉर्पोरेट लेवल का ही काम है। एडिशनल क्या है? मैनेजिंग डिविजन्स थ्रू स्ट्रेटेजिक एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। इन डिवीजन को भी आपको मैनेज करना है, उनकी मेनली स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल वाली जो चीजें रहती है उसमें मेन कंट्रोल कॉर्पोरेट का रहेगा, बाकी सब वो लोग डेलीगेट कर देते हैं एट डिवीजन लेवल, जो डिविजनल मैनेजर रहता है उसको। मतलब वहां के डे टू डे ऑपरेशंस या छोटे मोटे बिजनेस लेवल के डिसीजंस रहते हैं, वो कॉर्पोरेट ऑफिस में इन्वॉल्व नहीं रहता। कॉर्पोरेट ऑफिस मेनली दो चीजों में इन्वॉल्व रहता है, वन इज स्ट्रेटेजिक, सेकंड इज फाइनेंशियल। तो स्ट्रेटेजी और फाइनेंशियल के अलावा भी तो बहुत सारी चीजें होती है ना बिजनेस को रन करने के लिए। अब आपके फंक्शन डिपार्टमेंट्स कितने होते हैं ये सोचो। बिजनेस में इंटरफेयर, इट्स नॉट इंटरफेयर, इट्स मोर ऑफ कंट्रोल। उनके हाथ में सिर्फ स्ट्रेटेजी और फाइनेंस है। मतलब कि अगर मैं बिजनेस वाइज स्ट्रेटेजी कोई बना रही हूँ, अभी आदित्य बिरला ग्रुप है, अब सीमेंट के लिए वो कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं टू एक्सपांड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, जो अगर 10 अभी फैसिलिटीज हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग की, वी वांट टू इंक्रीज इट टू 100, ठीक है। तो ये डिसीजन जो है ये कॉर्पोरेट से आएगा, ये डिसीजन लेने का राइट जो है डिविजनल मैनेजर को नहीं रहेगा, ठीक है। तो स्ट्रेटेजीज में और फाइनेंस में, मतलब कितना हमको इसको फाइनेंस देने की जरूरत है, कितने रिसोर्सेज देने की जरूरत है, कितना आपको एक्सपेंस, इस साल का बजट कितना है आपका फॉर योर पर्टिकुलर बिजनेस, ये डिसीजन लेगा कॉर्पोरेट लेवल। इसके अलावा तो डे टू डे बिजनेस रन करने के लिए कितनी सारी चीजें होती है ना। अब जैसे आपका एचआर डिपार्टमेंट आपके हाथ में, मतलब फंक्शन है, अब डिवीजन के अंदर भी तो एक बिजनेस है, बिजनेस के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होंगे, वो सारे फंक्शन हेड को तो ये डिविजनल मैनेजर ही संभाल रहे हैं। एक बिजनेस है, बिजनेस के अंदर एक डिवीजन मैनेजर है, अब उसके अंदर बहुत सारे फंक्शनल हेड होंगे, एक फंक्शनल हेड होंगे, वन वुड बी R&D, वन वुड बी HR, वन वुड बी एडमिन, वन वुड बी प्रोक्योरमेंट, वन वुड बी सेल्स, वन वुड बी आफ्टर सेल्स, ठीक है। अब इसी में एक फाइनेंस और स्ट्रेटेजी का जो पार्ट होता है उसको हटा दो, तो ये सारे फंक्शनल हेड को मैनेज कौन कर रहा है? तो डिविजनल मैनेजर ही कर रहा है। कॉर्पोरेट लेवल उनको मैनेज थोड़ी ना कर रहा है। कॉर्पोरेट लेवल इज नॉट देयर इनटू द डे टू डे बिजनेस मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट लेवल इज ओनली देयर फॉर द स्ट्रेटेजिक एंड फाइनेंशियल कंट्रोल्स।
मतलब समझ लो कि ये स्ट्रेटेजी को फाइनेंशियल चीजों से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी डिविजनल मैनेजर के हाथ में नहीं दी है, वो उनको कॉर्पोरेट से डिस्कस करके ही करना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें उनको खुद मैनेज करनी। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी और फाइनेंस से छोड़ के भी बहुत चीजें होती है ना बिजनेस में मैनेज करने के लिए। पॉइंट नंबर 3, मल्टी डिविजनल एम फॉर्म स्ट्रक्चर वाज डेवलप्ड इन 1920s, बहुत पुराना ही है, 1920s का ही है, इन रिस्पॉन्स टू कोऑर्डिनेशन कंट्रोल रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन द लार्ज फर्म्स। अब ये बना क्यों था, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपका एम फॉर्म, इसको एम फॉर्म भी बोलते हैं, तो एम फॉर्म जो स्ट्रक्चर है व्हाई डिड इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये क्यों बना? बिकॉज ऑब्वियसली हर एक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ना, अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर की कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बना हुआ, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट आप समझ सकते हो अगर आप उसके सीक्वेंस को याद रखो तो ये सीक्वेंस में चल रहा है। पहले सिंपल था, सिंपल में कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए फंक्शनल आया, फंक्शनल में कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए डिविजनल आया, अब डिविजनल में भी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी इसके कारण मल्टी डिविजनल आया। तो कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आया कि ये व्हाट वर द प्रॉब्लम्स, नहीं व्हाट वाज द रीजन मल्टी डिविजनल केम इनटू एग्जिस्टेंस, या फिर क्या चीज इश्यूज फेस हो रहे थे इसके कारण वी शिफ्टेड टू मल्टी डिविजन। तो प्रीवियस वाला जो था स्ट्रक्चर, उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसके कारण ही नया वाला स्ट्रक्चर है। एंड प्रॉब्लम्स अलॉन्ग विद द ग्रोथ, मतलब ग्रोथ होते जा रही है आपकी, उसके साथ साथ जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही है उसके कारण नए नए स्ट्रक्चर्स जो एग्जिस्टेंस में आते हैं। अब व्हेन यू आर वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस और आप ये उस पर चल रहे हो, मतलब पूरी की पूरी अथॉरिटी अगर डेलीगेट कर दे रहे हो तो आपका कंट्रोल तो रहेगा ही नहीं ना। अगर आपने हर एक बिजनेस को बिजनेस हेड दे दिया तो कॉर्पोरेट लेवल, मतलब एक तो कंट्रोल नहीं रहेगा, दूसरा वो करेंगे भी क्या, बिकॉज आप अलग अलग इंडस्ट्री में हो। कॉर्पोरेट लेवल एक बहुत कॉमन, सारी पॉलिसीज को कॉमन नहीं बना सकते जो हर कोई यूज कर सके। अगर आपके डिवीजन जो वो अलग अलग बिजनेस है तो आई कैन नॉट मेक ऑल द स्ट्रेटेजीज विच वुड बी एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी बिजनेस, बिकॉज आपके अलग अलग डिवीजन है, अलग अलग बिजनेस है, कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी कोई बिजनेस को एप्लीकेबल होगी, कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी कोई और बिजनेस को एप्लीकेबल होगी। तो एज अ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर देयर वुड बी फ्यू स्ट्रेटेजीज व्हिच वुड बी एप्लीकेबल ऑर्गेनाइजेशन वाइज, ठीक है। और उसके अलावा भी मैंने बाकी डिवीजन पे एक डिवीजन हेड बना दिया और उसी को पूरा होल एंड सोल कंट्रोल दे दिया, तो एज अ कॉर्पोरेट लेवल मैं करूं क्या? फर्स्ट थिंग, काम बहुत कम है। दूसरा, कंट्रोल मेरे पास यही नहीं ना, मैंने बिजनेस स्टैब्लिश कर दिया, इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट लेवल का है, हमने इन्वेस्ट किया, बिजनेस फैसिलिटीज बनाई, एक मैनेजर हायर कर दिया, ही इज द होल एंड सोल टेक केयर कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, मेरा तो कंट्रोल होना चाहिए ना बिजनेस पे, कि बिजनेस कितना अच्छा कर रहा है, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो कंट्रोल वाज अ प्रॉब्लम। जो डिविजनल स्ट्रक्चर था इसके पहले वाला, उसमें क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डिविजनल मैनेजर पे पूरी दे देते थे ऑफ दैट डिवीजन, तो हमारे पास कंट्रोल मुश्किल होता था। कंट्रोल होना मुश्किल कब हुआ? व्हेन कॉन्ग्लोमरेट में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डेवलप हुआ कॉन्ग्लोमरेट में, और उसके बाद जब अलग अलग बिजनेस डिवीजन बनने लग गए तो कंट्रोल वाज अ प्रॉब्लम, कि हम कंट्रोल रखें कैसे, कि हमारा जो पर्टिकुलर बिजनेस है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या स्ट्रेटेजी प्लानिंग चल रही है, स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट कैसा चल रहा है और किस तरीके से परफॉर्मेंस आ रहा है, हाउ टू कंट्रोल दैट। कंट्रोल प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता जाता है ये सारी प्रॉब्लम आते जाती है। सो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग आए किसमें, डिवीजन से मल्टी डिवीजन में। Functional departments often had difficulty dealing with distinct product lines and markets, especially in coordinating conflicting priorities among products. अब नंबर ऑफ प्रोडक्ट जब आपके लिमिटेड है तब तक तो ठीक है, अब आप समझ लो कि आप बहुत सारे मल्टीपल बिजनेस में हो तो आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट रेंज तो बहुत सारी रहेगी ना। प्रोडक्ट रेंज जो अगर आप सारे बिजनेस के देखो तो बहुत सारी रहेगी, तो इन सबको कंट्रोल करना जरूरी है। तो फंक्शनल लेवल पे ये चीज डिफिकल्ट होते जाती है, फंक्शनल या डिविजनल लेवल पे, कि आप हर एक सारे के सारे प्रोडक्ट को एकदम अच्छे से ध्यान दे पाओ, बिकॉज यू आर नाउ अ कॉन्ग्लोमरेट, तो वो चीज डिफिकल्ट होते जा रही थी। दैट इज व्हाई वी शिफ्टेड टू, मतलब कंट्रोल वाज अ प्रॉब्लम प्राइमरीली। कॉस्ट वे नॉट एलोकेटेड टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स। अब उस टाइम पे, ये बहुत पुराना है, 1920s में डेवलप हुआ हुआ मॉडल है, ठीक है। अब उस टाइम पे अकाउंटिंग और जो ये कॉस्ट एनालिसिस हम लोग अभी करते हैं उतना ज्यादा एडवांस लेवल पे उस टाइम पे होता नहीं था। तो अगर जो हमारा कई सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जैसे ओवरहेड्स हम जिसको बोलते हैं, कॉस्टिंग में ओवरहेड्स पड़े होंगे, ओवरहेड्स हम लोग एक एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंसेस होते हैं, उसको प्रोडक्ट वाइज हम एलोकेट करते हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम जो कॉस्ट एलोकेट होते थे वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाइज उतने एलोकेट नहीं हो पाते थे, तो उस टाइम पे इतने एडवांस नॉलेज लोगों को था नहीं। तो कॉस्ट वर नॉट एलोकेटेड इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, so it was not possible to assess an individual product's profit contribution. Loss of control meant that optimal allocation of firm resources between products was difficult. अब अगर कॉस्ट आप सही से एलोकेट नहीं कर पा रहे हो तो आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि उस पर्टिकुलर डिवीजन से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, क्योंकि आपने कॉस्ट तो सही से असाइन किया ही नहीं ना। प्रॉफिट दिख रहा होगा पर हो सकता है उससे कम होगा, कंट्रोल इश्यूज थे, कॉस्ट आपने सही से एलोकेट नहीं किया। अब आपको प्रॉफिट सही से पता नहीं चल रहा, तो हाउ वुड यू एलोकेट रिसोर्सेज? आप शायद हो सकता है गलत जगह पे रिसोर्सेज ज्यादा असाइन कर दो, ठीक है, क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं है, कॉस्ट एलोकेशन हो नहीं पा रहा है, कंट्रोल आपका है नहीं, रिसोर्सेज एलोकेट करे कैसे? दैट वाज अ प्रॉब्लम।
टॉप मैनेजर्स बिकेम ओवर इन्वॉल्व इन सॉल्विंग शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स। अब इन सब के कारण जो कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो रहा था, डिसीजन मेकिंग हो नहीं पा रही थी, रिसोर्सेज सही से एलोकेशन हो नहीं पा रहे थे, तो टॉप मैनेजमेंट छोटी छोटी चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जा रहा था इन सॉल्विंग लिटिल थिंग्स, जो टॉप मैनेजमेंट की एक्चुअली परव्यू ऑफ बिजनेस में होती भी नहीं है। एंड नेग्लेक्टेड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इश्यूज। तो इसके कारण लॉन्ग टर्म के जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज थे वो थोड़े से कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हो जा रहे थे, बिकॉज टॉप मैनेजमेंट का काम जो स्ट्रेटेजी बनाना है वो इन्वॉल्व हो जा रहे थे इन छोटी छोटी चीजों में, क्योंकि कंट्रोल नहीं था। जितने आप ग्रो करते जाओगे उतने कंट्रोल सिस्टम्स आपको लगाने पड़ेंगे। अभी आप एक 1000 CR टर्नओवर के बिजनेस पे हो और आपके पास कंट्रोल सिस्टम में एक टीम है, ठीक है। अगर आप 10,000 CR पे पहुंच के भी सेम स्ट्रक्चर में सेम टीम के साथ काम करो तो ऑब्वियसली कंट्रोल इश्यूज आएंगे, ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट्स होगी ही। तो ये दिक्कतें हो रही थी, इसके कारण टॉप मैनेजमेंट ज्यादा इन्वॉल्व हो जा रहा था छोटी चीजों में रादर देन द स्ट्रेटेजिक थिंग्स। इसके कारण वी गेम टू अ मल्टी डिविजन। तो इस पे एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है अगर इस पे क्वेश्चन आया कि व्हाट वर द रीजंस जिसके कारण द मल्टी डिविजनल और एम फॉर्म स्ट्रक्चर केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो क्या क्या लिखोगे आप? कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स होते हैं, कंट्रोल प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। कॉस्ट एलोकेशन सही से नहीं हो पा रहा था, सो यू डिडंट नो हाउ टू एलोकेट द रिसोर्सेज एंड कॉस्ट वाज नॉट एलोकेटेड टू प्रॉफिट, तो प्रॉफिट सेंटर समझ में नहीं आ रहे थे, ठीक है। अपने प्रोडक्ट वाइज अगर डिवीजन बनाया था, पुराने डिवीजन की बात करो, अपने प्रोडक्ट वाइज डिवीजन तो बना दिया था, लेकिन प्रोडक्ट को हम कॉस्ट एलोकेट नहीं कर पा रहे, तो वी डिडंट न्यू कि कौन कितना प्रॉफिट बना रहा है, तो कंट्रोल वाज बिकमिंग डिफिकल्ट। टॉप मैनेजर्स जल्दी से छोटी चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो जा रहा था, ठीक है। कंट्रोल इशू, कोऑर्डिनेशन इशू and then cost allocation issue and top management being involved in the small things rather than the strategic decision making। तो ये 3-4 पॉइंट्स आप बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, मल्टी डिविजन स्ट्रक्चर कॉल्स फॉर। अब मल्टी डिविजन स्ट्रक्चर आपको चाहिए तो ये चीजें आधा एसेंशियल थिंग्स, इतना आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको मल्टी डिविजन स्ट्रक्चर चलाना है तो। क्रिएटिंग सेपरेट डिविजन्स ईच रिप्रेजेंटिंग अ डिस्टिंक्ट बिजनेस, ये ठीक है। ईच डिवीजन वुड हाउस इट्स फंक्शनल हायरार्की, हर डिवीजन में उसकी भी फंक्शनल हायरार्की होगी। जैसे अभी तक वो फंक्शनल हेड्स वगैरह थे, हो सकता है एक डिवीजन के अंदर भी मल्टीपल डिवीजन हो, बिकॉज हमारा एक डिवीजन तो एक बिजनेस है, वो बिजनेस के अंदर भी प्रोडक्ट वाइज डिवीजन कर सकते हो, ठीक है। डिविजनल मैनेजर्स वुड बी गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग डे टू डे ऑपरेशंस। बिजनेस लेवल मैनेजर जो है, डिविजन लेवल मैनेजर, उसकी वजह रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस की रहेगी, स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल डिसीजंस की नहीं रहेगी। अ स्मॉल कॉर्पोरेट ऑफिस दैट वुड डिटरमाइन द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, मतलब कि स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ऑफ द फर्म एंड एक्सरसाइज ओवरऑल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द सेमी ऑटोनोमस डिवीजन। इसको सेमी ऑटोनोमस डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजी और फाइनेंस को छोड़ के बाकी चीजों का आपके पास ऑटोनॉमी है, बाकी चीजों का इंडिपेंडेंस है, ये दो चीजों का नहीं है, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस, इसके पास आधी इंडिपेंडेंस हो, इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस, ठीक है। तो इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर होने के लिए व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स। फर्स्ट, you need to have different divisions of different business। second thing, उसके अंदर हर एक डिवीजन के अंदर भी आपकी फंक्शनल हायरार्की बनेगी। नेक्स्ट, जो डिविजनल मैनेजर्स रहेगा वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा फॉर डे टू डे बिजनेस मैनेजमेंट, और जो कॉर्पोरेट ऑफिस वुड बी रिक्वायर्ड, मतलब कि जो कॉर्पोरेट लेवल रहेगा दैट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेटेजिक एंड फाइनेंशियल डिसीजंस एंड कंट्रोल्स, ठीक है। सिंपल है। Point number 8, this would enable the firm to more accurately monitor the performance। अब क्योंकि हमने बिजनेस वाइज डिवीजन बना लिए है तो हमारा कंट्रोल और जो परफॉर्मेंस हम ज्यादा एक्यूरेटली मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज फाइनेंस तो पूरा कॉर्पोरेट के हाथ में था। हम कितना फाइनेंस उसमें इंडल्ज कर रहे हैं, कितना हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और क्या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी हम यूज कर रहे हैं, ये जो मेजर चीज है वो तो कॉर्पोरेट के हाथ में ही है। सबसे मेजर चीज होती है दैट इज स्ट्रेटेजी एंड फाइनेंस, वो दोनों चीजें कॉर्पोरेट के हाथ में है, तो कंट्रोल कॉर्पोरेट का ज्यादा अच्छा होगा, कॉर्पोरेट लेवल का। This would enable, point number 8, the firm to more accurately monitor the performance of the individual businesses, simplifying control problems, facilitate comparisons between divisions, improving allocation of resources, stimulate managers of poorly performing divisions to seek ways to improve performance। अब जो पुराने इसमें जो प्रॉब्लम्स लिखे थे कि what were the problems because of which it came into existence, सारे प्रॉब्लम्स से सॉल्व कर रहा है, कंट्रोल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। अलग अलग डिविजन के बीच में कंपैरिजन ज्यादा इजी हो सकता है। अब आप कॉस्ट एलोकेशन वगैरह करते रहो, रिसोर्स एलोकेशन सही से हो रहा है, तो अब एक कंपेरेबल चीज बन गई, तो आप अलग अलग डिविजन को बहुत प्रॉपरली कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इजी हो जाएगा बिकॉज कंट्रोल आपके हाथ में है। स्टिमुलेट मैनेजर्स ऑफ पुअरली परफॉर्मिंग डिविजन, जो डिवीजन सही से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनके मैनेजर्स को आप चाहो तो फायर कर सकते हो, न्यू हायर कर सकते हो, यू कैन स्टिमुलेट कि मैनेजमेंट में क्या चेंजेस करने हैं इफ द डिवीजन इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, टू सीक वेज टू इंप्रूव द
परफॉर्मेंस। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स थी प्रीवियस स्ट्रक्चर में वो सारी सॉल्व हो जाती है, कंट्रोल बेटर हो जाता है, डिवीजन को आप एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हो, रिसोर्सेज प्रॉपर्ली एलोकेट कर सकते हो, और you can stimulate managers who is not performing well. जो division अच्छा perform नहीं कर रहा, तो you can try to find a way out and you can stimulate the managers. When the firm is less diversified, strategic controls are used to manage division. अब ये diversification की बात है, बिकॉज यहाँ conglomerate आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर diversification बहुत वास्ट नहीं है, कम लेवल पे डाइवर्सिफाइड है, बट कम लेवल पे डाइवर्सिफाइड है, तो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल जो है वो ज्यादा काम आते हैं। डाइवर्सिफिकेशन अगर कंपैरेटिवली बहुत वाइड नहीं है, कम है, तो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल जो है वो ज्यादा काम आता है कंट्रोल मेंटेन करने के लिए। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल रिफर्स टू द ऑपरेशनल अंडरस्टैंडिंग बाय कॉर्पोरेट ऑफिसर्स ऑफ द स्ट्रेटजीज बीइंग इंप्लीमेंटेड विद इन द फर्म्स सेपरेट बिजनेस यूनिट। ये क्या बोल रहा है कि स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का मतलब क्या है कि जो आपके डिवीजन है, डिवीजन पे जो ऑपरेशनल चीजें हो रही हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है कॉर्पोरेट लेवल को होती है। अगेन आई रीड, कंट्रोल रिफर्स टू द ऑपरेशनल अंडरस्टैंडिंग बाय द कॉर्पोरेट ऑफिसर्स, मतलब कि जो डिविजनल लेवल पे, बिजनेस लेवल पे जो चीजें हो रही है उसकी ऑपरेशनल अंडरस्टैंडिंग कॉर्पोरेट लेवल को होती है ऑफ द स्ट्रेटजीज बीइंग इंप्लीमेंटेड विद इन द फर्म्स सेपरेट बिजनेस यूनिट। ठीक है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल आप रख रहे हो, मतलब कि वहां पे डे टू डे ऑर्गेनाइजेशन, डे टू डे एक्टिविटीज जो हो रही है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो डिविजनल मैनेजर्स ही है, लेकिन वो एक्चुअली ऑपरेशनल लेवल पे क्या हो रहा है उसकी इन डिटेल अंडरस्टैंडिंग कॉर्पोरेट लेवल के पास होती है थ्रू स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। क्योंकि स्ट्रेटेजी आप बना रहे हो तो आपको पता है कि वहां क्या इंप्लीमेंट होना है हमारे नेक्स्ट 5 ईयर्स में, नेक्स्ट क्वार्टर में, नेक्स्ट 1 ईयर में हमारी कितनी ग्रोथ होनी है, हमारे कितने नंबर ऑफ आउटलेट्स बढ़ने वाले, ये सारी चीजें आपको पता है। तो वहां जो काम चल रहा है उसकी ऑपरेशनल अंडरस्टैंडिंग इन डिटेल कॉर्पोरेट लेवल के पास होती है थ्रू स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। An increase in diversification strains corporate officers' ability to understand the operations of all the business units and divisions are managed by financial controls. अब जब आपका डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, अभी हम बात करते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन कंपैरेटिवली कम है तो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डाइवर्सिफिकेशन आपका ज्यादा हो चुका है तो अब कॉर्पोरेट लेवल की भी एक इतनी मल्टीपल एबिलिटी आप नहीं कर सकते ना कि हर बिजनेस को ये बहुत ज्यादा डिटेल में वो कर सके, मैनेज कर सके। सो इन दैट केस फाइनेंशियल कंट्रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, अगर डाइवर्सिफिकेशन लेस है तो स्ट्रेटेजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा है तो फाइनेंशियल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना ही शॉर्ट में बोलना चाह रहा है। Increase in diversification strains corporate officers ability to understand the operations of all the business units and divisions। मतलब कि अगर आपका डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा हो गया तो अब कॉर्पोरेट लेवल हर एक बिजनेस के ऑपरेशन चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड करे, जो कि हमने अभी स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में पढ़े। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में क्या होता है कि आपके पास ऑपरेशनल अंडरस्टैंडिंग बहुत डिटेल में होती है कॉर्पोरेट लेवल के पास। अब डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा हो गया तो दैट में पुट अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द कॉर्पोरेट लेवल के हर एक बिजनेस के स्ट्रेटेजी के ऑपरेशनल लेवल पे क्या चल रहा है उसको आप डिटेल में स्टडी कर पाओ, जरूरी नहीं है। तो इन दैट केस फाइनेंशियल कंट्रोल बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट। कहते हैं एन इंक्रीज इन डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेन्स कॉर्पोरेट ऑफिसर्स एबिलिटीज टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशंस ऑफ ऑल इट्स बिजनेस यूनिट्स एंड डिविजन्स आर देन मैनेज्ड बाय फाइनेंशियल कंट्रोल्स। अब हर एक बिजनेस यूनिट के आप ऑपरेशनल लेवल की चीजों को बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड कर सको, उतना आपका बिजनेस नहीं है, बिजनेस बहुत ग्रो हो चुका है तो अब पॉसिबल नहीं कि हर एक बिजनेस की छोटी हर एक ऑपरेशन की चीजों को आप समझो, तो फाइनेंशियल कंट्रोल अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। विच एनेबल्स कॉर्पोरेट ऑफिसर्स टू मैनेज द कैश फ्लो ऑफ द डिवीजन थ्रू बजट्स एंड एम्फेसिस ऑन प्रॉफिट्स फ्रॉम डिस्टिंक्ट बिजनेस। अब आप बिजनेस को मैनेज कर रहे हो फ्रॉम कैश फ्लो पर्सपेक्टिव, तो आपको पता है किसमें आपने कितना कैश दिया है और कितना आपको वहां से रिटर्न मिल रहा है। सो दैट वे फाइनेंशियल कंट्रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। However, because financial controls are focused on financial outcomes, they require each division's performance be largely independent of the performance of other division. अब फाइनेंशियल कंट्रोल्स जो है ये फाइनेंशियल आउटकम्स पे ना अल्टीमेटली सेल्स और प्रॉफिट पे ही ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है एक डिवीजन का परफॉर्मेंस जो है वो दूसरे डिवीजन से एकदम इंडिपेंडेंट रहेगा। जरूरी नहीं कि ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा, या वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ये अच्छा परफॉर्म, वो तो एक्चुअली नेचुरली था, अलग से नहीं भी बोलता तो भी वो नेचुरली था। तो इस केस में बता रहे सो द स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स केम इनटू पिक्चर। अब ये स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट क्यों पिक्चर में आया, मतलब मीनिंग ये क्या बोल रहे हैं कि आप डाइवर्सिफाइड हो, आप कॉन्ग्लोमरेट हो, तभी आप मल्टी डिविजनल में आए हो। ठीक है, अब आपका डाइवर्सिफिकेशन कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब आप कॉन्ग्लोमरेट हो बट मे बी मान लो आपको 2 ही अलग अलग इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, तो दोनों यूज करना है, पर उसमें स्ट्रेटेजिक कंट्रोल जो है प्राइमरी हो जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आप बिजनेस को कंट्रोल ज्यादा कर सकते हो थ्रू स्ट्रेटेजिक कंट्रोल्स।
ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है तो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल मुश्किल हो जाता है, तो उस केस में फाइनेंशियल कंट्रोल्स आर इंपेरेटिव, ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो प्राइमरी ज्यादा हो जाता है वो फाइनेंशियल कंट्रोल्स हो जाता है, ऐसा वो बोलना चाह रहा है। क्योंकि स्ट्रेटेजिक कंट्रोल जो है वो ज्यादा यूजफुल है, लेकिन स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में क्या होता है, आप ऑपरेशनल चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेते हो कि उस पर्टिकुलर डिवीजन में ऑपरेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, वो स्ट्रेटेजी आपने बनाई है, तो स्ट्रेटेजी कितनी इंप्लीमेंट हो रही है, किस लेवल तक इंप्लीमेंट हो रही है, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, अभी तक कितनी इंप्लीमेंट हो रही है, टारगेट कितने हुई, ऑपरेशनल चीजों में आप इन्वॉल्व हो जाते हो। इन्वॉल्व इन द सेंस यू वुड कीप द नॉलेज कि क्या चल रहा है, कितना, वो स्ट्रेटेजी आपने बनाई है, ठीक है। तो इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, एनालिसिस बहुत ज्यादा लगता है। तो जब आपके डिविजन कम है, 2 ही है मान लो, 2 या 3 है, तो आप स्ट्रेटेजिकली इन्वॉल्व ज्यादा हो सकते हो, स्ट्रेटेजी कंट्रोल ज्यादा रख सकते हो। लेकिन जब डिवीजन बहुत ज्यादा हो गए, अब आपके 50 अलग अलग इंडस्ट्री में बिजनेस है, 50 डिवीजन बन चुके हैं, तो हर एक डिवीजन की आप स्ट्रेटेजिक ऑपरेशनल अंडरस्टैंडिंग रखो, उतना टाइम ना रहे कॉर्पोरेट लेवल के पास, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फाइनेंशियल कंट्रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने किसको कितना बजट एलोकेट किया है, किसमें, किस पर्टिकुलर बिजनेस में, किस पर्टिकुलर डिवीजन में इन्वेस्टमेंट कितना किया है, वहां से आपको आरओआई कितना आ रहा है, वहां का कैश फ्लो कैसे चल रहा है, वो मैनेज करना कंपैरेटिवली इजी है। सो दैट इज वाई जब आप वाइडली डाइवर्सिफाइड हो, आप दोनों, आप मल्टी डिवीजन में तो आप दोनों करोगे, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल भी करोगे, फाइनेंशियल कंट्रोल भी करोगे, दोनों ही करोगे। लेकिन अगर डाइवर्सिफिकेशन कम है तो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इज मोर इंपॉर्टेंट, इट इज प्राइमरी। डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा है तो फाइनेंशियल कंट्रोल इज मोर इंपॉर्टेंट। गॉट इट?